हाय फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। बोलिए, तो कूलाम के नियम आज के लेक्चर में हम लोग कूलाम के नियम का अध्ययन करेंगे। तो कूलाम का नियम कहता है कि कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण होता है उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इस बल की जो दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की क्या होती है, अनुदिश होती है। तो ये हमारा कूलाम का नियम। कितने स्थिर बिंदु आवेश हैं? दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। तो मान लीजिए ये कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ये प्लस Q1 है, ये क्या है प्लस Q2 है। इनके बीच की दूरी मान लीजिए कितनी है, स्मॉल r है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश कितने हैं, कौन कौन है, Q1 और Q2 है। उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर समान आवेश होंगे, अगर आवेश समान है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। और एक प्लस है दूसरा माइनस है, यानी विपरीत आवेश हैं तो उनके मध्य लगेगा आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। तो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल, विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ दो बिंदु आवेश हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2। दोनों बिंदु आवेश कैसे हैं, धनात्मक हैं, यानी समान आवेश हैं। तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी ये वाला आवेश इस वाले को धक्का देगा और कहाँ बल लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। अरे बोलिए, तो यही कहा ना कि जो इस बल की दिशा होती है दोनों आवेश Q1 Q2 है ना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यही तो है मिलाने वाली रेखा की क्या होती है, अनुदिश होती है। यानी जिस दिशा में रेखा होगी उसी दिशा में लगने वाला बल होगा। तो रेखाएं ऐसी है तो बल भी उसी दिशा में है। अरे बोलिए, तो क्या कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो यही F है। अगर समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण होगा। तो यही लगने वाला जो आकर्षण बल है या जो प्रतिकर्षण बल होता है आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है ये वाला चिन्ह। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों आवेशों की मात्राएं। तो कौन आवेश है, Q1 और Q2। अरे बोलिए, Q1 और Q2। बोलिए, और क्या है, उनके बीच की दूरी के नहीं, लगने वाला जो आकर्षण बल F है उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, बोलिए लगने वाला जो बल आकर्षण बल है उनके बीच की दूरी, दूरी मतलब r है। दूरी का क्या है भाई, दूरी का वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती का हमेशा एक के नीचे लिखा जाता है। तो यही लगने वाला बल, दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या, स्मॉल r है ना, दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। 1 और 2 को मिला दीजिए, समीकरण नंबर 1 हुआ 2 से। ये भी F है तो F हो गया। F अनुक्रमानुपाती किसके है, Q1 और Q2 के। F ही व्युत्क्रमानुपाती किसके है, 1/r²। मिला दीजिए दोनों को, Q1 Q2 का एक में गुणा करो, क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपान क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा। जब अनुक्रमानुपाती हटता है नियतांक आता है K डैश। क्या आता है, K डैश। Q1 Q2 अपान r²। बोलिए, जहां K डैश एक समानुपाती नियतांक है, जहां K डैश क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम, जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम, बोलिए बल, जो बल का मतलब F। बोलिए, दूरी का मतलब क्या, R, तथा आवेश क्या है, Q1 और Q2। तो जिसका मान जो होता है आवेशों के बीच के माध्यम, बल, दूरी तथा आवेशों
के मानों पर निर्भर करता है। तो जो के डैश नियतांक है इसका मान किस किस पर निर्भर करेगा? आवेशों के बीच का माध्यम के लिए ये जो आवेश रखा गया इसके बीच का माध्यम क्या है? तो मान लेते हैं माध्यम क्या है, वायु या निर्वात। वायु समझते हैं, निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु ना हो। तो जो के डैश का मान है आवेशों के बीच के माध्यम पर, बल, बल मतलब F, दूरी मतलब R, आवेश मतलब जो Q1 और Q2 है इसके मानों पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। अरे बोलिए, बात समझ में आया? इसे क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। इतना बात समझ में आया भाई? तो इतना नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि 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 बल, बल का मतलब F, दूरी मतलब R, तथा आवेश, आवेश मतलब Q के मात्रक, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यह मतलब होता है न्यूटन। तो यदि बल, बल दूरी था आवेश के मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मीटर, यम फॉर मीटर, तथा आवेश के मात्रक कूलाम, सी फॉर कूलाम। तो यदि बल दूरी तथा आवेश के मात्रक न्यूटन, मीटर तथा कूलाम में प्रयुक्त किए जाएं तासे तो क्या बोलिए, तो यदि बल दूरी तथा आवेश के मात्रक न्यूटन, मीटर तथा कूलाम में प्रयुक्त किए जाएं तो, अरे बोलिए, जो के डैश का मान आता है वो आता है 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। ये प्रायोगिक मान है भाई। तो यदि बल दूरी तथा आवेश के मात्रक न्यूटन, मीटर तथा कूलाम में प्रयुक्त किए जाएं तो जो के डैश का प्रायोगिक मान आता है 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आइए समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से F इक्वल टू क्या आ गया, के डैश का कितना मान आया है, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन, मात्र रहने देंगे तो 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू क्या है, Q1 Q2 अपान क्या आ गया, R स्क्वायर आ गया। अरे बोलिए, यदि आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तासे तो जो 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर है, इसको सांकेतिक रूप से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अरे बोलिए, तो यदि आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तो 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान जो कूलाम स्क्वायर है, इसको जो सांकेतिक रूप में क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। जहां इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ऐसे ई बना दीजिए, ऐसे जीरो लगा दिए, एप्सिलॉन नॉट। जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, तथा जो के है, के परावैद्युत माध्यम की, परावैद्युत, जहां के जो है परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है, क्या है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जबकि के क्या है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो 9 गुणे 10 की घात 9 था, इसको क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो आइए देखिए सूत्र क्या मिला, F इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9 को क्या लिखेंगे सांकेतिक रूप से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अरे बोलिए भाई, तो जो कूलाम के नियम से जो लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का जो मान आया, वो मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर।
यानी एफ इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पहचान लेते कौन क्या, एफ क्या है, लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, 1 है, 4 है, पाई है, ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, के क्या है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, Q1 Q2 क्या है, आवेश है, आर क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान बोलो, समझ में आया भाई। ये नोट में देख लेते हैं कि जो के है परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है, ये हर एक पदार्थ के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। अरे बोलिए, हर एक पदार्थ के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। अरे बोलिए, जैसे कि परावैद्युत निर्वात के लिए, किसके लिए, के है क्या, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, निर्वात के लिए जो इसका मान होता है 1.000 होता है। बोलिए, वायु के लिए के का मान, वायु के लिए जो होता है 1.0003 होता है। जल के लिए जो होता है 81 होता है। मोम के लिए जो होता है 6 होता है। धातु के लिए कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आप अगर निर्वात वायु को छोड़ दिया जाए तो चाहे जल हो, मोम हो, धातु हो, इन सब के लिए जो परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, इन सबका मान 1 से बड़ा है कि नहीं है। अरे बोलिए, तो जो अन्य माध्यम के लिए, किसके लिए, अन्य माध्यम के लिए जो निर्वात, अन्य माध्यम के लिए जो परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, अगर निर्वात वायु को छोड़ दिया जाए तो जल, मोम, धातु, इन सबका जो मान है वो 1 से बड़ा है। यानी अगर निर्वात वायु को छोड़ दिया जाए, माध्यम चाहे जैसा हो, यानी अन्य कोई माध्यम हो, तो उसके लिए जो के का मान होता है वो 1 से क्या होता है, सदैव बड़ा होता है। जैसा कि आपको देख रहे हैं, जल, मोम, धातु, इन सबका मान 1 से बड़ा है। तो अगर अन्य माध्यम के लिए के की बात करें तो अन्य माध्यम के लिए चाहे वो मोम, चाहे वो क्या हो, पैराफिन हो, तेल हो, कुछ भी हो, अरे बोलिए, तो उसके लिए जो के का मान होता है 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। बात समझ में आ रहा है भाई। तो कूलाम का नियम आपको समझ में आया। कूलाम के नियम से जो सूत्र मिला 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मिला। अरे बोलिए, अब इसी से संबंधित क्या देखेंगे हम लोग, सवाल देखेंगे। अरे बोलिए, ये देख कूलाम का नियम जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। अब देखेंगे कूलाम के नियम के लागू होने की शर्तें। इसका मतलब कि कूलाम का नियम जो है किस किस कंडीशन में लागू हो सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने कूलाम के नियम में देखा था, कितने स्थिर बिंदु आवेश थे, 2 स्थिर बिंदु आवेश थे। तो बोलिए, तो पहली शर्त ये होगी कि कूलाम के नियम के लागू होने की जो पहली शर्त है कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। तो पहली शर्त में क्या लिखेंगे, पहले कंडीशन में क्या लिखेंगे, दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि आवेश बहुत बड़ा हो, बिंदु के आकार का होना चाहिए। अरे बोलिए, तो दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आवेश बड़ा हो, आवेश इस बिंदु के आकार का होना चाहिए, तभी कूलाम का नियम लागू होगा। तो पहली शर्त क्या है कि दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि जो ये बिंदु आवेश है, इन आवेशों के बीच की जो दूरी स्मॉल आर है, इसका मान कितना, 1 फर्मी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 फर्मी से कम नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो दूसरी शर्त क्या है कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है 1 फर्मी से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 फर्मी, फर्मी जो होता है दूरी का मात्रक होता है, और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 फर्मी से कम नहीं होनी चाहिए। बोलिए, तो ये थी कूलाम के नियम के लागू होने की शर्तें। कि कूलाम का नियम में तभी लागू हो सकता है जब दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, और दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी होगी 1 फर्मी बोले तो 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तभी कूलाम का नियम लागू होगा। अरे बोलिए भाई।
आइए अब देखते हैं कूलाम के नियम का महत्व, यानी इसका इम्पोर्टेंस क्या है कूलाम के नियम का। तो कूलाम का जो नियम होता है बहुत ही व्यापक होता है। अरे बोलिए, कूलाम का नियम बहुत ही व्यापक होता है। व्यापक का मतलब क्या होता है कि जो कूलाम का नियम होता है ये बड़ी से बड़ी दूरियों, कहाँ, बड़ी से बड़ी दूरियों और साथ में छोटी दूरियों, छोटी से छोटी दूरियों, दोनों जगह लगता है। तो कूलाम का जो नियम होता है बहुत ही व्यापक होता है। ये बड़ी से बड़ी दूरियों और क्या, छोटी से छोटी दूरियों तक लागू होता है। बड़ी से बड़ी दूरी कहने का मतलब हुआ अनंत। भाई सबसे बड़ी दूरी क्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। तो जो कूलाम का नियम होता है अनंत, अगर दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी अनंत है तो वहां भी कूलाम का नियम लगेगा। और यदि यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत छोटी है, दूरी छोटी का मतलब क्या हुआ, जैसे परमाणुवीय दूरी, परमाणुवीय दूरी और क्या, नाभिकीय दूरी, नाभिकीय दूरी, ये सब दूरियां बहुत छोटी होती है तो वहां भी कूलाम का नियम लगता है। परमाणुवीय दूरी कहने का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये होती है परमाणुवीय दूरी। जो परमाणु के बीच की जो दूरी होती है 10⁻10 मीटर होती है। और नाभिकीय जो दूरी होती है वो होती है 10⁻15 मीटर। ये सब दूरी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी दूरी है। अरे बोलिए, नाभिकीय दूरी जो नाभिक के बीच, जो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनके बीच की दूरी की बात हो रही है। तो कूलाम का नियम जो होता है बहुत ही व्यापक होता है। यह बड़ी से बड़ी दूरियों और छोटी से छोटी दूरियों, बड़ी से बड़ी दूरियों कहने का मतलब अनंत, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर अनंत है तो वहां भी कूलाम का नियम लागू होगा। और छोटी छोटी दूरी कहने का मतलब जो परमाणुवीय दूरी है यानी 10⁻10 मीटर, नाभिकीय दूरी 10⁻15 मीटर, ये दूरियां बहुत छोटी होती है और इनके बीच भी क्या लगता है, कूलाम का जो है नियम लागू होता है। अरे बोलिए, तो ये थी कूलाम के नियम की इम्पोर्टेंस थी। आप आगे पढ़ोगे रेडियो एक्टिव, जो कि कक्षा 12 में चैप्टर है रेडियो एक्टिव नाम का। तो जो जितने भी भारी तत्व होते हैं, अरे बोलिए, प्रायः जितने भी भारी तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के, रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं। अरे बोलिए, तो भारी तत्वों का रेडियो एक्टिव होना जो है इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि जो तत्वों के, जो नाभिकों के बीच जो दूरी, नाभिकों के बीच जो होता है कूलाम का नियम लागू होता है। कूलाम का नियम लागू होता है, यानी भारी तत्वों का रेडियो एक्टिव होना इस बात की पुष्टि करता है कि नाभिक के भीतर या तत्वों के भीतर क्या होता है, कूलाम का नियम लागू होता है। अरे बोलिए, तो ये थी कूलाम के नियम का महत्व था। तो कूलाम के नियम का महत्व आया, अनंत तक की दूरी के साथ छोटी छोटी दूरी मतलब परमाणुवीय दूरी और नाभिकीय दूरी के बीच भी लागू होगा। अरे बोलिए, और भारी तत्वों का रेडियो एक्टिव होना इस बात की पुष्टि करता है कि जो नाभिक के भीतर कूलाम का नियम लागू होता है। अरे बोलिए।